तो हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आया हूँ सेमीकंडक्टर्स का वन शॉट लेक्चर फॉर जेईई मेंस। अगर आप इसको देख रहे हो तो या तो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे या फिर आप इसको एक रिवीजन पर्पस के तौर पे देख रहे होगे। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर के साथ आप लोग एनसीईआरटी भी रीड कर लेना ताकि आपको एक फुल कॉन्सेप्चुअल डेप्थ आपको मिले। बाकी अगर आप इस पर रिविज़न कर रहे हो तो ये लेक्चर फुल एंड फ्लेज सफिशिएंट है। सेमीकंडक्टर्स जो टॉपिक है ये जेई मेंस में ठीक ठाक वेटेज रखता है। मतलब फिज़िक्स में इसमें लगभग हमको हर साल हर पेपर, मतलब अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे। एक सवाल आता है हमारे लॉजिक गेट सेक्शन से जो कि लगभग हर पेपर में डेफिनेट रहता है और आता ज़रूर है। और अगर आपका लक थोड़ा सा और अच्छा रहा तो आपको एक जीनर डायोड या फिर आपको एक वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल या पीएन डायोड के बेसिस पे भी एक, मतलब एक जो सेंटर रहता है उसका क्वेश्चन मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर्स के चैप्टर को शुरू करते हैं। और हाँ, इस जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसका नोट्स के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। इसके पहले भी कई टॉपिक्स आते हैं लाइक कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में अंतर क्या होता है, क्या क्या होता है। तो वो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स हैं और आपने पहली की क्लास में भी उसको पढ़ रखा होगा। तो हमारे सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो मेनली सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस में ही डिवाइड होते हैं। और कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और जो भी मतलब जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो मेनली सॉलिड्स ही होते हैं। बाकी हमारे लिक्विड भी कंडक्ट करते हैं बट सॉलिड जो होता है एज मेन हम लोग उसको यूज़ करते हैं इन आवर होम्स एंड एवरीडे लाइफ। हम उसी को यूज़ करते हैं सॉलिड्स को। तो अब सॉलिड जो होता है ना वो बना होता है कई मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम से। और हर एटम में होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आप हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, हाउ टू काउंट इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं और हमको पता होता है हर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एनर्जी बैंड्स होते क्या हैं? एनर्जी बैंड्स होते हैं डिफरेंट लेवल का सेट, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का सेट। जब हमारा एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है पेरेंट एटम, हम लोग लेट्स से दो एटम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक एटम मान लो और यहाँ पे एक एटम मान लो। तो जब जो इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट एटम। और पेरेंट एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो दूसरे वाले एटम से कुछ ना कुछ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस शो करेगा। मतलब उसके जो सेकंड एटम है वो उस पर इंटर एटॉमिक फोर्सेस लगाएगा। अब उसी इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी होती है वो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत कम हो जाती है। उसी के बेसिस पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कई एनर्जी लेवल्स पे डिवाइड हो जाते हैं और उसी से हमारा एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है। और जो एनर्जी बैंड्स रहते हैं उनमें जो एनर्जी गैप रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है। कई बार मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का रहता है, कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का रहता है। अब हम आगे बात करेंगे इसके कि हमारे एनर्जी बैंड्स में क्या होता है एक्चुअली। तो हमारे एनर्जी बैंड्स में सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे लाए करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बेसिस पे हमारे एनर्जी बैंड डिवाइड होते हैं। अब एनर्जी बैंड भी हमारे मेनली हम लोग सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप का ही पढ़ते हैं जिसके बेसिस पे हम हर एक सॉलिड को डिवाइड करते हैं। हम लोग पता कैसे करेंगे कि कोई जो हमारा मटेरियल है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है? हम लोग कैसे पता करते हैं? हम लोग कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है एक ऐसा एनर्जी लेवल जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं वो फ्री हो जाते हैं अपने पेरेंट एटम के इंटर एटॉमिक फोर्सेस से। मतलब उन पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता है अपने पेरेंट एटम का, जिसकी वजह से वो फ्री टू फ्लो हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। बात करते हैं वैलेंस बैंड की। वैलेंस बैंड होता है ऐसा बैंड जहाँ पे केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग मतलब रहते हैं वहाँ पे। ये एम्प्टी भी हो सकता है, पार्शियली फिल्ड भी रह सकता है। देखो यहाँ पे मेनली अगर कोई भी मान लो एक हम लोग पेरेंट एटम लेते हैं जिसके सराउंडिंग में कोई भी एक्सटर्नल एटम नहीं है, तो जब सारे जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे वैलेंस बैंड में होंगे। इस वाले मान लो कि सबसे लोअर है वैलेंस बैंड, यहाँ पे रहेंगे। और जैसे जैसे वहाँ पे और भी अदर एटम्स आएंगे वैसे वैसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसका इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ेगा और जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें एनर्जी आएगी और वो कंडक्शन बैंड में जाके स्विच हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो फ्री टू फ्लो हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे।
अब यहाँ पर आपको देखो शो हो रहा होगा कि यहाँ पे हमारा वैलेंस बैंड दिख रहा है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड दिख रहा है। एनर्जी लेवल्स बहुत सारे होते हैं, पर हमको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा मटेरियल है, हमको दो ही की नीड होती है, वैलेंस एंड कंडक्शन। तो हम इसका इन्हीं दोनों की बात करेंगे, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो हम लोग लेट से ई कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो कोई एटम है वैलेंस बैंड में। अब जब हमने इसको कुछ एनर्जी दी तो वो इस एनर्जी को लेके इस लेवल से इस लेवल पे चला गया, जिसकी वजह से वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में पार्टिसिपेट करने लगा। अब जब भी हम किसी मटेरियल को देखते हैं, लेट्स से कि हमारा वो मटेरियल कंडक्टर है, तो कंडक्टर के लिए जो ये गैप होता है वो ज़ीरो होता है या फिर ज़ीरो को टेंड करता है मींस माइक्रो या मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का हो सकता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में ये जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का जाना बहुत मुश्किल होता है। भले ही हम कितनी भी एक्सटर्नल एनर्जी दे लें, वो जो कंडक्शन रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है। इंसुलेटर्स में भी कंडक्शन होता है, बट उसमें अंतर यह है कि उसमें बहुत ही इतने छोटे अमाउंट में होता है कि वो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं या वो हमारे लिए कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर का जो ये एनर्जी डिफरेंस रहता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कई मेटल्स में 1.7 1.5, कई में 2.5, मतलब डिपेंड करता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका जो गैप होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वैरी करता है। इसलिए हम जब एनर्जी या पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है सेमीकंडक्टर अक्रॉस, जब वो इसके इस पर्टिकुलर वैल्यू जो ई होती है उससे बढ़ जाता है, तब इलेक्ट्रॉन फ्लो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसके आगे चलेंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स के। तो सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर स्टेट होता है, यानी कि जिस एलिमेंट से सेमीकंडक्टर बना हुआ है उस सेमीकंडक्टर में केवल वही एलिमेंट है और कोई इम्प्योरिटी वगैरह नहीं है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी हम लोग एक्सटर्नली ऐड करते हैं ताकि उसमें और भी आयंस आने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। अब ये भी हम 2 टाइप से करते हैं, या तो हम ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स जो रहते हैं वो सिलिकॉन से बनते हैं, जर्मेनियम से बनते हैं, और ये जो रहते हैं मेनली 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ रहती हैं कार्बन की तरह, जिसकी वजह से इसको अगर हमको नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हमको पेंटावेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट स्पीशीज़ की नीड होती है। तो अब अगर हम लोग जो ये सिलिकॉन या फिर जो 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ रहती हैं उसमें जब हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दें, जैसे आर्सेनिक, बिस्मुथ वगैरह, तब जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, क्योंकि उनको भी 4 इलेक्ट्रॉन स्टेट में आना पड़ता है, और जो उनका एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है वो अलग हो जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। अब अगर वहीं पे जो हमारी इम्प्योरिटी है वो ट्राइवेलेंट है, यानी कि वो ट्राइवल इम्प्योरिटी है, तो वो क्या करेगी, वो एक जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन अपना, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन उसको भी ट्राइवेलेंट से 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में जाना है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, सेमीकंडक्टर से ले लेगी, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और पी टाइप उसी को हम बोलते हैं जो सेमीकंडक्टर्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और हमारी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती है, जैसे एल्यूमिनियम और बोरॉन, मतलब जिनका जो वैलेंसी रहती है वो 3 रहती है इनडायरेक्टली, और आर्सेनिक वगैरह की, बिस्मुथ की जो वैलेंसी रहती है वो 5 रहती है, या बोले तो मतलब कि नेगेटिव में 3 रहती है, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि पेंटावेलेंट मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 की नीड रहेगी बैलेंस होने के लिए, तो -3 की वैलेंसी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे कैलकुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। कई बार जेईई मेंस में इसमें डायरेक्ट सवाल आ रखा है, ये बहुत ही बेसिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसमें NE की वैल्यू दे रखी होती है, NH की वैल्यू दे रखी होती है, और NI को फाइंड करना होता है, मतलब इन तीनों में से किसी 2 की वैल्यू दे रखी होती है और इसमें से कोई एक को फाइंड करना पड़ता है। अब इसमें बहुत ही ईजी चीज़ होती है ये टैकल करने के लिए, बस इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा सकते हैं। तो उसमें बता देता हूँ कि NE क्या होता है। तो NE होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH होता है आपका नंबर ऑफ होल्स, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऑफ और होल्स एक्सटर्नल तभी आते हैं जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, और Ni होता है इंट्रिंसिक कैरियर्स। ये आपको बस याद रखना है, इसका लॉजिक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है और एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। इसके आने के चांसेस बहुत कम है, पर 1 साल जेईई में मेंस में इसको देखा गया है।
अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर, या सेमीकंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होता है। तो मेनली हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं करंट फ्लो कराने के लिए। जब हम सेमीकंडक्टर को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तब हमारे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्ट करती है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जैसे कि हमको पता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सीखा हुआ है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट फ्लो करता है, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आएगा, है ना। और होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है उसके डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो उसके वजह से करंट होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज का करंट होता है वो उसी डायरेक्शन में रहता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज दोनों का करंट होता है वो एड अप होता है और फाइनल करंट IE प्लस IH आता है, द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स। अब हम बात करेंगे इसके आगे की। इसके आगे हमें देखने को मिलता है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हम लोग कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो इसमें क्वेश्चन एक देखा गया जेईई मेंस में जो कि रिसेंट ईयर्स का नहीं है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक जो होता है उसमें मेनली दो ही चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो NE क्या है, N ही है हमारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब कि हमारे टोटल उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं उतने वॉल्यूम में, जितने वॉल्यूम का हम सेमीकंडक्टर लिए हैं। और NH होता है हमारा होल डेंसिटी, कि हमारे पूरे सेमीकंडक्टर में जो होल की डेंसिटी है वो कितनी है। E हमारा चार्ज है और न्यू E और न्यू H मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन और होल्स की रिस्पेक्टिवली। कंडक्टिविटी हमको पता है कि रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है। अब हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है PN जंक्शन डायोड। सबसे पहले हम बात करेंगे PN जंक्शन की। PN जंक्शन डायोड बाद में आएगा। PN जंक्शन क्या होता है, जब हम P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को साथ में चिपका के या कांटेक्ट में करके रख दें, जिसकी वजह से इनके बीच में एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाए। और अब हम लोग जब इस PN जंक्शन के बीच में एक मेटल शीट डाल देते हैं ताकि यहाँ से इस तरफ करंट फ्लो हो सके ईजिली, बीच में कंडक्टर डालते हैं हम लोग मेटल शीट, तब ये बन जाता है PN जंक्शन डायोड। When a metal sheet is placed at the ends to apply external battery। अब हम लोग PN जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो PN जंक्शन डायोड का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। P साइड जो होती है वो ट्रायंगल का बेस रहता है और ट्रायंगल के जो टॉप वर्टेक्स कॉर्नर रहता है वहाँ पे एक स्लैंट लाइन रहती है जो कि N टाइप सेमीकंडक्टर का पार्ट रहता है। अब हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज ऑफ PN जंक्शन डायोड। आपसे ये कई बार डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ लिया जाता है जो कि काफ़ी इजी रहता है और इजीली कोई भी आंसर कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लीशन लेयर की। तो जहाँ भी हमारा P और N जंक्शन होता है, मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर जहाँ भी ज्वाइन होते हैं वहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर होती है, माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है, मतलब उसके दोनों तरफ चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्लीशन लेयर कहलाती है। और उस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है, मतलब जैसे आप यहाँ पर लेयर देख पा रहे हैं और एक इधर पे लेयर देख पा रहे हैं, इन दोनों के बीच, इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा उसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अगर ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना होगा तो हमारा पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होगा, और अगर हमारा ये सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का बना होगा तो वो पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस across this is called potential barrier। बायसिंग इन PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड हमारा दो तरीके से सर्किट में कनेक्ट हो सकता है, या तो फॉरवर्ड बायस या तो रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस को सबसे पहले समझते हैं। जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल PN जंक्शन डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल्स या P टाइप टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है तब इसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। मतलब आप समझिए, P से पॉजिटिव और P से P टाइप, जब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए डायरेक्टली तब ये जो पूरा सेमीकंडक्टर रहता है फॉरवर्ड बायस में रहता है, और एक ये नॉर्मल हमारा एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह एक्ट करता है। मतलब शॉर्ट सर्किट वायर मतलब एक नॉर्मल वायर की तरह एक्ट करता है, एंड जो करंट होता है वो ईजिली फ्लो करता है कुछ रेजिस्टेंस के साथ। जितना प्योर हमारा सेमीकंडक्टर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। बात करें रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर की, तो रिवर्स बायस में होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एंड साइड ऑफ द PN जंक्शन डायोड। मतलब कि हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो एन साइड पे कनेक्ट हो जाता है PN जंक्शन डायोड के, जिसकी वजह से हमारा जो करंट फ्लो होता है 10 to 0 हो जाता है और बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो पाता है। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी आते हैं। वहाँ पे हमको क्या करते हैं,
सिंपली हमको एक पीएन जंक्शन डायोड दे देंगे एंड इस टर्मिनल पे हमको वोल्टेज दे देंगे एंड इस टर्मिनल पे हमको वोल्टेज दे देंगे। अब हमको ये फाइंड करना होता है कि वोल्टेज किस तरफ ज़्यादा है। अगर इस तरफ वोल्टेज ज़्यादा होता है और इस तरफ कम होता है तो ऑब्वियसली हमको जैसे पता है बैटरी ही कनेक्ट हुई है, जहाँ पर यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है और यहाँ का कम है, तो ये जो होता है हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है और फॉरवर्ड बायस में ही हमारा करंट फ्लो करता है। और यहाँ पर अगर हम लोगों को सिमिलर कंडीशंस रहती हैं, उसमें यहाँ का कम दे दिया जाए और यहाँ का ज़्यादा दे दिया जाए, तो हमारा बैटरी इसके अपोजिट कंडीशन में कनेक्ट हो जाएगी और वो रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नियरली टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। इसके ऊपर कई क्वेश्चंस 2025 में भी देखे गए हैं और 2024 में तो आए ही हैं। हम लोग अब समझेंगे पीएन जंक्शन डायोड के वी आई कर्व को, यानी वोल्टेज और करंट कर्व को। तो हमें वोल्टेज और करंट का कर्व कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे फॉरवर्ड बायस वाला पार्ट। अब हम लोग फॉरवर्ड बायस के करंट को पॉजिटिव लेते हैं और रिवर्स बायस के करंट को नेगेटिव लिया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉरवर्ड बायस के करंट को बढ़ाते हैं, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक ऐसा वोल्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, जिसके बाद जो करंट होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। यानी मान लीजिए हमने सबसे पहले नी वोल्टेज के पहले हमने 1 यूनिट का वोल्टेज बढ़ाया तो हमारा करंट थोड़ा बढ़ा। अब जैसे हम लोग नी वोल्टेज के बाद 1 यूनिट का वोल्टेज बढ़ाएंगे तब हमारा करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे रिवर्स बायस में अटैच पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। और इस तरफ के वोल्टेज को बोला जाता है, जब रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है पीएन जंक्शन डायोड, तब बोला जाता है रिवर्स वोल्टेज। और उसमें भी कुछ सिमिलर ही रहता है। पहले जब हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसके पहले तक जो हमारा करंट रहता है वो बहुत धीमे धीमे बढ़ता है, पर उसके बाद जब ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव होता है तब बहुत तेज़ी से करंट इंक्रीज़ करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। जो नी वोल्टेज होता है उसके बाद जो करंट इंक्रीज़ कर रहा होता है फॉरवर्ड बायस में, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसके बाद से इंक्रीज़ करता है। यानी यहाँ पे जो इंक्रीमेंट रहता है वो इस इंक्रीमेंट से बहुत कम रहता है। मतलब यहाँ भी इंक्रीमेंट रहता है, आप देख सकते हैं ग्राफ बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रहा है वो इस इंक्रीज से ज़्यादा रैपिड है। और डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करें तो डायनेमिक यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे आप देख भी सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पर ओम्स लॉ बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। रेजिस्टेंस टाइम के साथ साथ या वोल्टेज के अप्लीमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेजेस इन रिवर्स बायस। हमने फॉरवर्ड बायस की तो बात कर ली कि नी वोल्टेज होता है, जिसके बाद से एकदम से करंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब हम बात करेंगे रिवर्स बायस की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में करंट एब्सोल्युटली ज़ीरो हो जाता है। हम लोग ये मानते हैं कि सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बट जैसे ही हम लोग रिवर्स बायस में एक स्पेसिफिक पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और वो भी अलग अलग टाइप के रहते हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको, कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से आगे जाता है तो करंट फ्लो आ जाता है। अब वो कैसे आ जाता है ये मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज़ीनर वोल्टेज की। ज़ीनर वोल्टेज क्या होता है, जब हमारा जो रिवर्स बायस में सेमीकंडक्टर रहता है जिसकी वजह से फ्लो नहीं हो पाता है, जब हम लोग एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वोल्टेज लगाते हैं तो सारे बॉन्ड्स जो होते हैं एलिमेंट जो सेमीकंडक्टर रहता है उसके टूट जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के अलग होने की वजह से होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और होल्स क्रिएट होने की वजह से बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हमारे पास आ जाते हैं, और जब चार्ज कैरियर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए फ्लो करते हैं तो एक मैसिव अमाउंट में हमको करंट देखने को मिलता है। और सिमिलर चीज़ एवलांच वोल्टेज में भी होती है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस यहाँ पर अंतर यह है कि थोड़े बहुत जो हमारे चार्ज कैरियर रहते हैं वो पहले से फ्री रहते हैं, और जब उनको हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन करके कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी और बॉन्ड्स ब्रेक करके और ज़्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़ीनर वोल्टेज में अंतर ये है कि यहाँ पर जो वोल्टेज होता है ये एकदम से इतना नहीं बढ़ता है, मतलब बढ़ता है पर रैपिडली नहीं बढ़ता। बॉन्ड्स धीरे धीरे ब्रेक होते हैं, मतलब धीरे धीरे का मतलब यह है कि कंपैरेटिवली इससे धीमे ब्रेक करते हैं बॉन्ड। एवलांच का खुद का मतलब ये होता है कि एक बहुत सारी स्नो जो होती है या बहुत सारा कोई भी मटेरियल एक साथ कहीं पे गिर जाना, तो हम लोग यही बात करते हैं इसमें। यहाँ पर करंट एकदम से बढ़ता है क्योंकि कोलिजन जो होते हैं, एटॉमिक कोलिजन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा करंट होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाता है।
अब हम बात करने वाले हैं डायोड के टाइप के बारे में। हमने अभी तक ये पढ़ा कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, कैसे बनता है, वीआई कर्व देखा हमने पीएन जंक्शन डायोड का, एंड समझा कि कैसे मतलब उसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है कैसे होता है, वोल्टेज के साथ करंट कैसे लीड करता है, हर चीज़ हमने समझी। अब हम बात करेंगे ये डायोड्स होते कितने टाइप के एंड इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमारा इसके 4 टाइप्स होते हैं, जीना डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब इससे लाइट हमको मिलती है। जीना डायोड जो होता है रिवर्स बायस्ड में रहता है, कनेक्टेड रहता है सर्किट में, और जो एलईडी रहती है फॉरवर्ड बायस्ड रहती है। फोटो डायोड हमारा रिवर्स बायस रहता है। चारों डायोड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है जीना डायोड, इससे जेईई मेंस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे तो एलईडी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल इन सब के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम बात करेंगे जीना डायोड के बारे में। जीना डायोड हाईली डोप्ड होता है। ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स में लिखी हुई है, ये जेईई मेंस में एज स्टेटमेंट पूछने का बहुत बड़ा चांस है, तो इसको ज़रूर से याद कर लेना। बाकी नोट्स वगैरह तो आपको मिल ही जाने हैं। हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, ब्रेक डाउन रीजन में ऑपरेट होता है, वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है वोल्टेज रेगुलेटर में हम आगे देखेंगे। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ अप्लाइंग फॉरवर्ड वोल्टेज द जीना डायोड ब्रेक्स एंड द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स। जीना डायोड रिवर्स बायस्ड रहता है। जीना डायोड में क्या होता है, जीना डायोड में एक स्पेसिफिक पोटेंशियल जब अटेन हो जाता है उसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, तो जीना डायोड ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको रेगुलेटर में भी यूज़ करते हैं कि जब ज़्यादा वोल्टेज हमारे घर में आता है तो वो कनेक्शन को ब्रेक कर देता है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक जीना डायोड को क्वेश्चन, ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको गिवन है द जीना डायोड हैज़ अ वी जेड इज इक्वल टू 30 वोल्ट। वी जेड मतलब होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब कि 30 वोल्ट का वोल्टेज जब इस जीना डायोड के अक्रॉस कनेक्ट होगा तो ये वोल्टेज जो जीना डायोड है वो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा मतलब कि यहाँ से करंट शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद यहाँ से करंट एकदम से एनॉर्मस वे से बढ़ने लगता है। सिमिलरली जब यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पे इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन दोनों के 30 वोल्ट से ज़्यादा है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, वरना ये एज यूजुअल रिवर्स बायस डायोड की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से करंट फ्लो रोक देगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल कितना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन से कि यहाँ का जो पोटेंशियल आ रहा है वो 50 वोल्ट आ रहा है इसके अक्रॉस, मतलब कि ये ब्रेक डाउन हो चुका है और यहाँ से करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली हम इसका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वोल्टेज हम जानते हैं कि इसका 30 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो 30 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है, अब नॉर्मल वायर की तरह एक्ट कर रहा है। और जैसे ही हमारी 30 वोल्ट है हम यहाँ पर पोटेंशियल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, करंट ले सकते हैं और नोडल एनालिसिस लगा के डायरेक्टली इसका आंसर 9 मिली एम्पियर निकल आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एलईडी की। तो एलईडी होता क्या है एक्चुअली, एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक डायोड रहेगा, उसके अक्रॉस एक बैटरी हमारा जो कनेक्ट रहेगी, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो चार्ज कैरियर्स ऑब्वियस सी बात है कि आगे बढ़ेंगे। अब लेकिन एलईडी डिज़ाइन ऐसे होती है कि जब चार्ज कैरियर्स आगे बढ़ते हैं और कोलिजन होता है तो वहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो एक विजिबल स्पेक्ट्रम में जाके कन्वर्ट होकर हमको लाइट दे देती है। ऐसे डिज़ाइन होता है एलईडी। नॉर्मली भी करंट फ्लो होता है तो कोलिजन होता ही है, पर वहाँ पर हीट जनरेट होती है और यहाँ पे हम लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि वो हीट जो होती है वो एक विजिबल स्पेक्ट्रम में आके हमें लाइट दे देती है। यहाँ पे कुछ इस टाइप के सेमीकंडक्टर एलईडी में कन्वर्ट होते हैं, वो दे रखा है। गैलियम आर्सेनाइड होता है जो इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, कलर प्रोड्यूस नहीं करता। गैलियम फॉस्फाइड गैप जिसको हम बोलते हैं, काफ़ी फेमस एलईडी होती है, रेड और ग्रीन कलर हमारा जो होता है प्रोड्यूस करती है। और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड होता है गास्प, जो कि रेड और येलो लाइट प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करेंगे फोटो डायोड की। फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड होता है हमारा एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। जब इस डायोड पे हमारी कोई भी लाइट या फिर बोले तो कोई भी ईएम वेव रेडिएशन पड़ती है, तब जाके इसमें जो मतलब चार्ज कैरियर रहते हैं उनको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज कैरियर होते हैं वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये फिनोमिना हमको देखने को मिलता है सोलर पैनल में। सोलर पैनल एक्चुअली इसी में काम करता है, और इसका एक एप्लीकेशन सोलर सेल भी होता है, जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ भी नहीं, 2 लाइनें 3 लाइनें मिलेंगी, पढ़ लेना जरूर से, ताकि आपका अगर पहली बार अगर लेक्चर देख रहे हो तो पढ़ लेना, वरना तो सोलर सेल आपको पता ही है कि इसका एक सब टाइप ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिवर्स बायस में होता है फोटो डायोड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोटो डायोड हमारा रिवर्स बायस में होता है, इसलिए हमारा जो इसका ग्राफ रहता है वो रिवर्स बायस में ही रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट जो है ये
एक लिमिट के बाद जो करंट है, रिवर्स करंट है होता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेता है। मतलब जैसे आप I1 ले लेते हैं तो पहले जो करंट होता है एकदम से जो होता है बढ़ रहा होता है, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेता है। ये कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो तब होती है जब ये जो लाइट या रेडिएशन फॉल हो रही है ये सभी चार्ज कैरियर्स को एनर्जी दे दे और सभी चार्ज कैरियर्स फ्लो करने लगे। लेट करिए सबसे पहले बहुत कम रेडिएशन आ रही है। जब बहुत कम रेडिएशन आ रही है तो ग्राफ यहीं तक है जो ऊपर दिख रहा है, तब जो है करंट बहुत कम है क्योंकि सारे चार्ज कैरियर एक्टिवेट ही नहीं हुए हैं, सारे चार्ज कैरियर में कनेक्टिक एनर्जी आ ही नहीं है। और जब एक ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो चार्ज कैरियर तो कांस्टेंट ही है ना, तो करंट भी उतना ही होगा। चार्ज कैरियर से ही तो करंट आ रहा है, तो करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे रेक्टिफायर्स की। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है, नॉर्मली हमारे हाउस होल्ड में यूज़ होता है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। कई अप्लाइंसेज में भी यूज़ होता है। हमारा इसमें मेन जो फंडा यूज़ होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पर कॉइल लगी हुई है, और यहाँ पर इस तरफ भी एक कॉइल लगी हुई है, और एक यहाँ डीसी करंट का आउटपुट रखा हुआ है। तो ये क्या करता है, जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो यहाँ से करंट फ्लो होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से यहाँ भी करंट आ जाता है। जैसे हमने एक ट्रांसफार्मर वाला पढ़ा था केस, सेम वही है। और यहाँ करंट आता है तो करंट फ्लो करने लगता है। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ आगे। तो सबसे बड़ी बात है फुल वेव रेक्टिफायर, जो हमारा मेन चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे एफिशिएंटली जो होती है हमारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमको देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दो डायोड्स होते हैं। आपको पता है जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो डुअल डायरेक्शन फ्लो होती है। सबसे पहले मान लीजिए वेव है जो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, फिर रिवर्स, फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब यही है कि उसकी जो वेव होती है करंट की वो ऑल्टर करती रहती है। मतलब कभी फॉरवर्ड होता है, कभी करंट बैकवर्ड फ्लो करता है, और उसका भी एक फ्रिक्वेंसी रहती है 60-70 हर्ट्ज, जो कि इंडिया में 50 हर्ट्ज ही आती है। तो उसकी वजह से जो वेव होती है वो आधी ऊपर, आप यहाँ देख सकते हैं और इनपुट वोल्टेज में देखो, यहाँ पर आधी वेव ऊपर है और फिर आधी नीचे चली गई, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर वो मतलब जो वोल्टेज रहता है ना वो कभी पॉजिटिव रहता है कभी नेगेटिव। मतलब करंट कभी आगे फ्लो करता है, करंट कभी पीछे फ्लो करता है। आप खुद ही सोचो कि करंट है, एक वायर है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है एक बार पॉजिटिव कर दो एक बार नेगेटिव कर दो, तो एक बार करंट आगे एक बार करंट पीछे। वही अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक प्रिंसिपल रहता है। अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वो भी एक काफ़ी नेग्लेक्टेड टॉपिक है, बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो उसका अगर लेक्चर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। तो इसमें क्या होता है हमारा, जैसे मान लो सबसे पहले पहली वेव आई, पहली वेव आती है तो फॉरवर्ड करंट मान लो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इस वाले लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो डायोड होगा ना ये फॉरवर्ड होगा और ये वाला नहीं रिवर्स होगा। तो अगर ये फॉरवर्ड हो गया तो मतलब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये वाली वेव एज इट इज़ कॉपी कर लेगा हमारे आउटपुट में, और ये वाला जो है डायोड वो ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब केवल यही वाला जो सर्किट है हमारा यूज़ होगा। पर और ये हमारा अर्थिंग भी कर रखी है, तो एक पूरा कंप्लीट सर्किट बन गया जहाँ पर ये वाली जो वायर है, ये वाला डायोड है वो यूज़लेस है। अब अगर हमारा जो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो हमारा फिर करंट जो क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज फ्लो, तब ये जो डायोड है वो आ गया रिवर्स बायस में और ये वाला आ गया फॉरवर्ड बायस में। और जब ऐसा होता है तो ये वाला जो ब्रांच होती है वो निगलेक्ट होती है और यहाँ पर हमारा करंट पूरा से फिर से फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे वाली जो वेव रहती है ये भी ऊपर आ जाती है और हमको एक फुल वेव मिलती है, फुल वेव रेक्टिफाइड हो जाती है हमारी। और हाफ वेव में क्या रहता है आपको समझ ही गए होंगे कि एक ही डायोड रहता है और दूसरी बार जो नीचे वाली वेव होती है वो नॉर्मल हमारे वायर से पास कर जाती है और ऊपर वाला कट जाता है, जिसकी वजह से आउटपुट ब्लॉक हो जाता है और कोई भी हमको वेव नहीं देखने को मिलती है। आप इतना इसको याद रख सकते हो कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो वेव होती है वो फुल मिलती है और हाफ वेव में हाफ मिलती है। इससे क्वेश्चंस एज सच नहीं आते हैं, थोड़े बहुत शायद हो सकता है थ्योरी पे कोई क्वेश्चन फंस जाए, पर मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन आप इसको जरूर देख लेना क्योंकि बेसिक म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपको ईएमआई में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस पर रेक्टिफायर में कई बार ईएमआई में जेई एडवांस या जेई मेंस दोनों पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बार फिजिक्स भी अच्छी आई है 2025 में। तो क्वेश्चन अगर मिलता है ईएमआई से रिलेटेड कुछ कि इसमें और भी कुछ इंक्लूड कर दे, ट्रांसफार्मर वगैरह और भी, मतलब जैसे इसमें करंट दे दे आपको, या यहाँ पर एक और जो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स कर दे, कुछ भी कर सकता है मेंस इस समय, क्योंकि मेंस का जो आप देख सकते हैं फिजिक्स का लेवल काफ़ी इसने कुछ शिफ्ट में बहुत अच्छा कर दिया है, कुछ शिफ्ट में एज नॉर्मल ही है, पर ऑब्वियसली 2024 से काफ़ी अच्छा किया है। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या होता है फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। बेसिकली ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे होता है बेस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है कि रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसको भी एक बार भाई याद रख लेना, भूलना नहीं कुछ, क्योंकि मेंस आपको ये सब पूछने वाला है। चलो अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है लॉजिक गेट्स।
लॉजिक गेट्स क्या होता है? लॉजिक गेट्स होता है सेमीकंडक्टर्स का ही पार्ट रहता है, बूलियन अलजेब्रा होता है। हमको CS क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, हमको पढ़ाया गया था, एक्चुअली 11th में पढ़ाया जाता है, बट वो CS पूरी इंक्लूड होती है। अगर आप लोगों ने भी CS पढ़ा है तो ऑब्वियसली इसको 11th में कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं किया है तो अब मैं भाई समझ लो सब लोग। चलो हम लोग इसको बूलियन अलजेब्रा सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। जो बेसिक लॉज रहते हैं हमारी, एक तो यही हो गया जो ब्रैकेट वाला लॉ रहता है, एसोसिएटिव और कम्युलेटिव, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, सबको पता रहता है। अब हम आते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम पे। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या रहता है कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है सेमीकंडक्टर्स या लॉजिक गेट में, ये मैं बताता हूँ। तो मान लो हमारा कोई फंक्शन है, ए को हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये ए है यहाँ पर गिवन है, इसको हम दो फंक्शन का एडिशन मान लेते हैं, दो सर्किट्स का एडिशन मान लेते हैं। एडिशन कैसे होता है ये सब मैं आगे बताऊंगा। और जब ये इस गेट से पास करता है तो ये गेट क्या करता है, मान लो हमारा जो आंसर है वो 0 है, मान लो ए हमारा 0 है, तो ये इसको इन्वर्स कर देता है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है, तो आंसर आ जाता है 1। और अगर 1 है तो इसका आंसर आ जाता है 0। अब मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं कि हमारे बूलियन अलजेब्रा या लॉजिक गेट्स में केवल दो ही हमारे बाइनरी नंबर्स यूज़ होते हैं, 0 और 1। जैसे आप लोग को पता ही होगा, हम लोग बेसिक लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि हमारा बाइनरी नंबर्स यूज़ होते हैं या तो 0 या तो 1। 0 का इन्वर्स रहता है या कॉम्प्लीमेंट रहता है 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट रहता है 0। तो अगर ए जो हमारा वैल्यू दे रहा होता है वो वैल्यू दे रहा होगा 1, तो ये नॉट गेट, नॉट मतलब कि इन्वर्स वाला गेट है, याद रखना। इन्वर्स करेगा तो 0 मिलेगा वाई, ये देखो कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये वही कॉम्प्लीमेंट है, बस ये वाला साइन यहाँ पे लगाना मुश्किल था तो मैंने कॉम्प्लीमेंट का दूसरा सिंबल यूज़ किया है जो कि हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है। और ये लॉ होता है कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऊपर बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, या फिर बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। और सिमिलर रहता है नीचे वाले लॉ में। नॉट गेट याद रखना, केवल इन्वर्स करता है, 0 का 1 बनाता है और 1 का 0 बना देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एडिशन लॉजिक गेट्स में। गेट नंबर 1 और गेट। और गेट मतलब, और का मतलब क्या होता है, दो ऑप्शंस में से कोई एक होगा। कोई एक होगा मतलब ये याद रखना कि कोई एक का मतलब होता है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस है मतलब देखो 0 या 1, हमारा मेन ऑप्शन यही है। 0 या 1 में से किसको चूज़ करोगे? ऑब्वियसली 1 को चूज़ करेंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव सिंबल हमको प्रोवाइड कर रहा है। इतना याद रख लो, बाकी कोई लॉजिक तो है नहीं इसमें कि 0 या 1 में क्यों 0 यूज़ किया जाता है, ये आप आगे पढ़ सकते हो कॉलेज CS में शायद। तो हम आगे बात करेंगे कि 0 प्लस 0, मान लो ए की वैल्यू 0 है, यहाँ टेबल देख लो आप, और गेट का सिंबल देख लो, क्योंकि सिंबल बना के कई बार आता है जेई में, जेई मेंस में डायरेक्टली सिंबल्स आते हैं और सिंबल्स के बेस पे बहुत बड़ा सर्किट दे देते हैं और आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। एक आगे क्वेश्चन भी है, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा तो आप 100% पूरा समझ जाओगे। ठीक है, तो अपन करके देखेंगे। सबसे पहले और गेट देख लेते हैं। और गेट क्या होता है? एडिशन गेट होता है। ए और बी, जैसे इसमें देख रहे हो कि दो हमारे इनपुट है, ए के इनपुट है और बी। फंक्शन क्या करता है? ए प्लस बी। लेट करो कि ए हमारा 0 है और बी 0 है, तो ए और बी 0 प्लस 0 0, एंड ए यहाँ 0 है और बी यहाँ 1 है, 0 प्लस 1 1, ए 1 है बी 0 है, 1 प्लस 0 1, एंड ए 1 है बी 1 है, तो 1 प्लस 1 होता 2 है। पर हम लोग यहाँ बाइनरी नंबर्स में खेल रहे हैं और यहाँ 2 रहता है, वो हम ऑब्वियसली नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 0 और 1 में हमको डील करना होता है। तो अब एक्चुअली मैं आपको चलो एक काम करता हूँ, लॉजिक समझा देता हूँ उसके पीछे क्या क्या रहता है। तो 0 का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स या ऑफ या क्लोज, कुछ भी बोल सकते हो, या फॉल्स बोल दो, फॉल्स। और यहाँ रहता है ट्रू। 0 का मतलब, 1 का मतलब रहता है ट्रू। तो 1 प्लस 1 मतलब ट्रू प्लस ट्रू क्या आएगा? ट्रू ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखते हैं। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और गेट होता है ना, ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसमें हमेशा आंसर 1 प्लस 0 ट्रू ही आएगा और 0 प्लस 1 1 ही आएगा और 0 प्लस 0 0 आएगा। मतलब फॉल्स या फॉल्स में से चूज करोगे तो क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, उन्हीं में से कोई एक चूज करोगे। और ट्रू में चूज करोगे तो हमेशा ट्रू ही आएगा, मतलब 1 ही आएगा क्योंकि दो ही ऑप्शन हैं। पर इतना याद रखना कि 0 और 1 यानी ट्रू और फॉल्स, और बीच में लगा है, और में से कोई चूज करोगे तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा या ट्रू ही आएगा। मतलब कि अगर आप और गेट में कोई भी दो अलग अलग डालोगे, या मतलब 0 1 डालोगे या 1 0 डालोगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा और गेट में।
ठीक है। नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट सेम ऐसे ही रहता है, बस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है इसका, मतलब जहाँ पर इसका आंसर 0 आ रहा होगा वहाँ इसका 1, जहाँ इसका 1 यहाँ इसका 0, जहाँ इसका 1 यहाँ इसका 0, और यहाँ इसका 1 यहाँ इसका 0। ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूँ ये होता क्या है। देखो यहाँ पर होता है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर a प्लस बी का आंसर हमारा 1 आ रहा होगा ना, तो आंसर इसमें जो फाइनल आंसर देगा वो 0 देगा। जैसे हमारा हम लोग इसका लास्ट केस लेते हैं, लास्ट केस में 1 प्लस 1 और गेट का आंसर क्या आ रहा था, a प्लस बी का आंसर क्या आ रहा था 1, पर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, तो इसका आंसर इसका दे दिया 0। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू का कॉम्प्लीमेंट फॉल्स, फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट ट्रू। ठीक है, समझ गए ना, फॉल्स 0 होता है, ट्रू 1 होता है, ऐसे ही हम लोग को देखना है। अब हम देखेंगे एंड गेट। एंड गेट जो होता है मल्टीप्लिकेशन का गेट होता है। हम 0 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, 0 इंटू 1 करेंगे 0 आएगा, 1 इंटू 0 करेंगे 0 आता है, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आता है। ये तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, इसमें ट्रू और फॉल्स वाला फंडा मत लगाना, ये ज़्यादा अच्छा है। अब देखो हम लोग एंड मतलब वाला तो डायरेक्टली ही हम लोग देख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है क्योंकि 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है। पॉजिटिव जो हमारा एडिशन वाला रहता है उसमें मैंने लॉजिक बता दिया है, नहीं समझ में आया लॉजिक तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि 0 प्लस 0 हमेशा 0 ही होता है, 1 प्लस 1 हमेशा 1 ही होता है। 0 प्लस 1 को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 प्लस 0 को ऐड करोगे तो भी 1 ही आएगा, ये याद रख लो लॉजिक के पीछे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत जाओ, ठीक है। अब नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट होता है ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जैसे हमारा नॉर गेट था हम लोग वहाँ पर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, या फिर जो हमारा a प्लस बी का आंसर आ रहा था उसको इन्वर्स कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ कर रहे हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 इंटू 0 0 आना चाहिए था, बट हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 इंटू 0 हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, समझ गए। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं सेमीकंडक्टर का, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ईजी इन द सेंस है कि मतलब जो इसका ये वाला पार्ट है सॉल्विंग वाला वो ठीक है, ईजी है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है ना वो थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। ये फोटो मैंने उठाई है एग्जाम गोल से, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। इसके बाद आउट ऑफ द ऑप्शंस एट विच कंडीशन द बल्ब विल ग्लो, तो क्या कंडीशन हमको भाई होनी चाहिए इन सब में से कि बल्ब हमारा ग्लो कर जाए। सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस चेक करेंगे, बी वाला हमको दिख रहा है आंसर है तो हम इसको लास्ट में चेक करेंगे। चेक कैसे करना हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि A1 है, तो A को जैसे हमने यहाँ 1 डाला तो ये एक का जो वायर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 1, तो 1 प्लस 1। अब ये कौन सा गेट लगा हुआ है आप खुद ही सोचो, ये कौन सा गेट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, यहाँ पे एडिशन वाला गेट है और यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है आगे, देखो ये वाला गेट है। इन और गेट में यहाँ डॉट नहीं है, नॉर गेट में यहाँ डॉट है, एंड गेट में यहाँ डॉट नहीं है, नैंड गेट में यहाँ डॉट है। डॉट क्यों आता है यहाँ पे, इस हम लोग जब भी किसी भी गेट का बनाते हैं इन्वर्स कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे नैंड गेट बनाने के लिए हमको 2 गेट लगते हैं, पहले एंड गेट और फिर ये नॉट गेट। ये जो डॉट आता है ना नैंड गेट और नॉर गेट में, NOR और NAND, वो N इससे आता है, डॉट इससे आता है, इसका डॉट होता है वो। मतलब समझो सबसे पहले हम लोग एंड गेट लगा दें और उसके बाद जस्ट ये वाला कनेक्ट कर दें, तो ये दोनों करने के बजाय हमने एक डायरेक्टली नॉर गेट और दूसरा नैंड गेट बना दिया। बस हम लोग करते क्या है कि इसमें डॉट लगा देते हैं, वो जो डॉट होता है ना एक्चुअली वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक, तो अगर आपको कहीं इसके बाद हमें नॉट गेट लगाना पड़ता है, इसकी जगह हमने यहीं पे डॉट लगा दिया तो हम समझ गए कि ठीक है नैंड गेट है ये। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन इसको देख रहे थे तो यहाँ 1 प्लस 1 1 होता है, हमने पीछे समझ लिया कि ट्रू में और ट्रू में से हम ट्रू ही चूज़ करेंगे। और अब इसका इन्वर्स 1 का इन्वर्स 0, मतलब ये जो पॉइंट आया ना ये 0 हो गया, पहला जो पॉइंट आया ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ B और C, B यहाँ 1 गिवन है, C यहाँ 1 गिवन है, मतलब 1 इंटू 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब ये भी 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब यहाँ पर कितना आया, जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है कितना आया, पोटेंशियल या फिर जो इसका आंसर है वो कितना आया 1 आया, मतलब ट्रू है। इसको पोटेंशियल ले लो, यहाँ पर 1 पोटेंशियल आया। और अब D को देखेंगे, D 0 गिवन है, मतलब 0 और 0, 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 प्लस 0 0, क्योंकि ये नॉर गेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो यहाँ भी 1 आ गया। 1 और 1 मतलब कि इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल 1 है, यहाँ पर पोटेंशियल 1 है। पोटेंशियल मतलब आपका आंसर जो आया है वो एक्चुअली में पोटेंशियल है, एक्चुअली में पोटेंशियल है, मतलब कि
ये दर्शा रहा है कि इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है, ये डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ करंट नहीं है, करंट नहीं है तो ग्लो नहीं कर रहा होगा। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन सी, ठीक है। तो ए ज़ीरो ले लो। अब हम ए ज़ीरो लिया तो 0 + 0 1, 1 का इन्वर्स 0, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब बी 0 और सी 0 ले रखा है तो 0 × 0 0 और 1, 0 × 0 1, ये 1 हो गया। ऊपर क्या आया था हमारा, ऊपर आया था हमारा 0 × 0 + 0 1, हमारा यहाँ पर ऊपर 1 आया था, तो 1 यहाँ और 1 यहाँ। जब 1 1 1 + 1 1 और फिर यहाँ पर इसका इन्वर्स 0, मतलब ये वाला जो पॉइंट आर हो गया, आर का ये पहला वाला पॉइंट है, ये 0 पोटेंशियल पे है। और अगर हम ये वाला कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखेंगे डी हमारा जो है डी 1 है, तो 1 + 1 1 और इसका इन्वर्स 0, मतलब दोनों 0 पोटेंशियल पे, अगेन सेम पोटेंशियल, करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन डी चेक करेंगे। डी में ए 0 है, ए 0 0 + 0 0 0 का इन्वर्स 1, मतलब ये पहला वाला 1 आ गया। अब हम चेक करेंगे बी और सी, तो बी 1 और सी 1, तो 1 + 1 1, वी 1 का इन्वर्स 0, तो मतलब ये पॉइंट भी 0 आ गया, 0 और 1, 1 + 0 1, एंड यहाँ पर इन्वर्स है तो इसका आंसर आएगा यहाँ 0। अब यहाँ पर डी चेक करेंगे तो 1 + 1 1 और 1 का इन्वर्स 0, मतलब दोनों फिर से 0 आ गए, नो डिफरेंस, बल्ब जो हमारा ग्लो नहीं करेगा। अब हम चेक करेंगे करेक्ट आंसर यानी कि बी। बी, अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू 1 गिवन है, मतलब 1 + 1 1 आएगा, उसका इन्वर्स 0 आएगा। यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन, पहला जो हमारा सर्किट है उसका आंसर मिला है 1। अब हम बी और सी देखेंगे तो हमें बी सी 0 गिवन है, तो यहाँ 0 × 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, अब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 + 1 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। अब हम फाइंड करेंगे डी। डी हमारा क्या आ रहा है, देखो डी वाला में गिवन है 0, अब 0 + 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब ये पॉइंट आ गया 1 और ये 0 था, ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब कि ये बल्ब ग्लो करेगा, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा लेक्चर जो होता है एंड होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, अगर आपको एक्चुअली रिवीजन हुआ हो, क्योंकि देखो पूरे सेमीकंडक्टर में ये फाइनल था, इसके आगे नहीं है, कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह जो है वो कट है, 2025 में तो कटा हुआ था, इस साल एडअप नहीं होगा, 99% चांसेस हैं। अगर एडअप होता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट निकाल दूंगा ट्रांजिस्टर वाला, अगर नहीं एडअप होता है तो कुछ बात ही नहीं है, ये फुल एंड फ्लेज है। अब बात आती है इसको कैसे पढ़ना है। तो देखो ये लेक्चर आप रिवीजन में देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, इसको आप जैसे ही रिवीजन में देखोगे आपको सब, मतलब जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो याद आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन भी आपको जो मेन 2 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं वो भी बता दिए, एक लॉजिक गेट का बता दिया और एक जीना डायोड का बता दिया। ये दोनों सवाल ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये 2 सवाल करके आप, मतलब आपकी शिफ्ट में अगर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो गारंटीड है सेमीकंडक्टर का, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो 3 आ सकते हैं, एक स्टेटमेंट बेस आ जाएगा, एक जीनर आ जाएगा और एक लॉजिक आ जाएगा। तो अब आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले अगर आप ये रिवीजन के लिए देख रहे हो तब तो ये फुल एंड फ्लेज्ड है, अब आपका सब रिवाइज हो चुका है, अब आप जाके अपना मतलब जो आगे का काम है वो कर सकते हो, कोई PYQs वगैरह रह रहे हैं तो लगा सकते हो, सब आराम से हो जाएगा, इतना मैंने थ्योरी पढ़ा दिया है इसमें। अब बात आती है कि अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो या वन शॉट के तौर पे देख रहे हो तो आपको क्या करना है, बस इसके आगे अब आपको NCERT एक बार रीड मारनी है, हाईलाइटेड NCERT अगर मुझे मिलेगी या फिर मैं बना लूँगा तो मैं आपके इसी जो ये नोट्स रहेंगे उसी के नीचे अटैच कर दूँगा। और अगर आपने पहली बार देख रहे हो तो PYQs इसको जाके अटैम्प्ट करो मेंस के, अगर मेंस के नहीं करना चाहते हो तो पहले NCERT की बैक एक्सरसाइज अटैम्प्ट कर लो, वो सब करने के बाद आप मेंस की PYQs कर लो। मेंस की PYQs भी आपको से आराम से बन जाएंगे, जितनी मैंने थ्योरी पढ़ा दी है उस थ्योरी से सफिशिएंट है, मेंस आपका अच्छा खासा, इसमें तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर 3 आ जाते हैं लक अच्छा रहा तो। एक आता है तो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट का तो हो ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डाउट्स वगैरह हो तो हमारा टेलीग्राम वगैरह मतलब ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से मुझे डाउट भी पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे आपको नोट्स कहाँ मिलने हैं इसके, तो नोट आपको यहाँ मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और इसके बाद आपको सामने URL भी दिख रहा होगा, आप जाओ वहाँ पर, आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको दिखेगा डाउनलोड PDF नोट्स ऑफ द यूट्यूब लेक्चर्स, उसके बाद आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यूट्यूब लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली इस लेक्चर के मिल जाएंगे अभी क्योंकि ये पहला ही लेक्चर है। और बाकी रिसोर्सेज के लिए हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, द 99 क्रैकर्स @ करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे के अबाउट में भी पड़ी हुई है, और टैग भी दे दिया है मैंने, तीनों चीज़ें दे चुका हूँ, अब आप ज्वाइन कर सकते हो, कर लो। इसके बाद बात आती है सीरीज़ क्या है, तो ये सीरीज़ वो सीरीज़ है जो एक्चुअली में गेम चेंजर होने वाली है। क्यों? जो टॉपिक्स फिज़िक्स में स्पेसिफिकली बच्चे निगलेक्ट करते हैं, एस्पिरेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं,
अपने मतलब मेंस के लिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया, एक्सरेज हो गया, या हम लोग बोले तो थोड़ा सा ऑप्टिक का लास्ट वाला जो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट रहता है, लास्ट वाला डिफ्रैक्शन वगैरह का, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन का, और हमारा रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा पार्ट रहता है जो कलर कोडिंग वाला रहता है, रजिस्टर्स का कलर कोडिंग रहता है। मतलब काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं और सिलेबस में रहती हैं। मतलब कई चीज़ें तो मैंने बोल दी जो सिलेबस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में है, बट कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो सिलेबस में रहती हैं, बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं, स्पेसिफिकली इन फिजिक्स। तो फिजिक्स का भी तो मैं बना रहा हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं, वो भी इस चैनल में ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे। मैथ्स के भी लेक्चर बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि मैथ्स का भी जो मेरा फ्रेंड है वो इसको टैकल करेगा। और हम जितने भी लोग इस पे चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे वो सब मेंस में 99 प्लस वाले हैं। और सब मतलब मैं तो स्पेसिफिकली 99.3 के आसपास का हूँ, 99.27 टू बी एग्जैक्ट। एंड मेरा दोस्त 99.45, 99.65, 99.87, काफ़ी परसेंटाइलर्स यहाँ पे हैं, 99.1, 99.3, 99.22, सारे यहाँ पर आपको परसेंटाइलर्स के लेक्चर्स मिलेंगे। इसके बाद हम टेलीग्राम आप ज्वाइन करो तो वहाँ भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो 99 परसेंटाइलर्स ही आपको बना के देते हैं। ये नहीं कि आपको जो यूट्यूब पे कोई भी आके ज्ञान देता है, आपको यहाँ पे ज्ञान वो मिलेगा जो एक्चुअली में वर्थ इट है, जो हमने यूज़ करके 99 प्लस क्रैक कर दिया है और एडवांस भी क्रैक करा है। जितने भी यहाँ लोग हैं, स्पेसिफिकली मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन सब ने एडवांस क्रैक किया है, इवन मैंने भी क्रैक किया है। और इस सीरीज़ का मेन काम यही है एक्चुअली कि आप लोग को 99 प्लस ले जाना है किसी भी तरह, ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। बाकी अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो उसमें मेंटरशिप भी है हमारी, तो उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस की हो, हम लोग बेसिक आपको हेल्प करेंगे कि आप कहाँ अटक रहे हो, क्या आप गलत रास्ता ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा मतलब उससे इधर उधर हो सकते हो कि 98 जा रहा है, 97 जा रहा है, तो हम आपको 99 क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हमारे स्पेशल पैक्स की। तो प्रमोशन नहीं है, आप समझ लो, प्रमोशन होता तो भाई मैं इसको महंगा कर देता। ये बहुत ही एफिशिएंट चीज़ है। ये शॉर्ट नोट्स तो भाई मेरे ही रहेंगे जो मैंने बनाए हैं अपने मेन प्रेप में, वो मैं सारे अपलोड कर दूंगा एक ड्राइव में और उसका लिंक दे दूंगा। ये कोई भाई ये जो चार्ज है ना, ये एक मिनिमल सा केवल टोकन है, समझ रहे हो, इतने में तो भाई कुछ नहीं आता आजकल। और बाकी ये JEE 2026 का जो पैक है, ये भी इसका भी चार्ज बहुत मिनिमल सा है। और जो प्लानर पैक है इसका भी चार्ज बहुत मिनिमल सा है। इसकी सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। बाकी मैं बता दे रहा, शॉर्ट नोट्स में सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं जिनकी भी नीड है। ऐसे नहीं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब जो क्वेश्चन है उसके शॉर्ट नोट्स हैं, आपको हर चीज़ के शॉर्ट नोट मिलेंगे जिनका भी रेलेवेंस है और जिनका यूज़ हो सकता है। ऐसे नहीं कि किसी भी चैप्टर के बन गए, ठीक है। प्लानर पैक में आपको सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, वीकली प्लानर, बैकलॉग और मिस्टेक प्लानर, ब्लॉक स्ट्रेटजीज, और उसके बाद रोड मैप्स, हर चीज़ मिलेगी। और इसका प्राइस भी बहुत कम है। ये इस JEE 2026 पैक में शॉर्ट नोट्स भी होंगे, मतलब ये वाला पैक भी होगा और प्लानर पैक भी होगा, और साथ में रोड मैप एक्स्ट्रा रहेंगे और कुछ मटेरियल्स और भी एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आप कंसिडर करो, जाके हमारी वेबसाइट चेकआउट करो। हमने फॉर्म्स बना रखे हैं कि अगर आप हम फ्यूचर में एक फुल शॉर्ट मतलब फुल नोट जो होते हैं ना उसका भी पैक इंट्रोड्यूस करेंगे, और आपने इन तीनों में से कोई भी बाय कर रखा होगा तो उसके हिसाब से आपको उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप हमारी मेंटरशिप ज्वाइन करते हो, आपकी 99 प्लस आती है तो आपको फुल रिफंड मिलेगा, 99.5 प्लस आती है तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस रिफंड तो मिलेगा ही। मतलब समझ रहे हो, विन विन सिचुएशन है। और बाकी हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालेंगे कि आपका बेस्ट रिजल्ट आए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव हेल्प है, हम लोग हेल्प करना चाहते हैं। क्योंकि भाई इस प्राइस पे आपको मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई कुछ दे रहा होगा, दे रहा हो तो भाई बता देना मुझे, मैं और प्राइस कम करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो बाकी आज के लेक्चर के इतना ही, आगे लेक्चर्स आएंगे। अगला लेक्चर कौन सा चाहिए कमेंट करके बता दो फटाक से। बाकी बाय।